सुबह सुबह ही पूनम ने अपनी माँ ममता जी के पास फ़ोन मिला दिया और बोली, अरे माँ, आपने तो मुझसे कहा था कि लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छे पैसे कमा रहा है और माँ बाप से भी दूर रहता है। उसकी माँ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है तो यहाँ मेरी ही चलेगी, पर कब चलेगी। मेरी सास तो यहीं जमकर बैठ गई है। वो बुढ़ाऊ तो गांव चला गया, पर ये बुढ़िया यहाँ मेरी छाती पर बैठी है। पूनम गुस्से में बोलते जा रही थी तो उसके माँ ममता जी बोली, धीरज रखो बेटी और मेरी एक बात को गांठ बांध लो कि शादी के बाद एक हफ्ते, बस एक हफ्ते अपनी सास की सेवा करो, उसके बाद पूरी जिंदगी उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाती रहोगी। दामाद जी जब तक घर में रहें, सास को सिर माथे पर बिठाकर रखो और जैसे ही वो बाहर निकलें तो पटक दो ज़मीन पर और करवाओ उनसे घर के सारे काम। बस पति की नज़र में कभी बुरी मत बनना बेटा। और अगर ज़्यादा थकान लगे तो दामाद बाबू को बड़े प्यार से कहना कि मुझे कुछ दिनों के लिए मायके छोड़ आओ, तो वो तुम्हारी हर बात मानेंगे। और वैसे भी जब तुम्हारी सास अब वहाँ अकेली है तो फिर तुम्हें दिक्कत ही क्या है। करवाओ उनसे घर के सारे काम, नहीं तो सब कुछ तुम्हें ही करना पड़ेगा या फिर काम वाली पर खर्च होगा। माँ की बात सुनकर पूनम बोली, ठीक है मम्मी, आप कह रही हैं तो मैं इस बुढ़िया की खातिरदारी कर दूंगी, पर याद रखना मैं एक हफ्ते से ज़्यादा ये सब नहीं कर सकती। फिर चाहे मुझे सदा के लिए मायके आकर ही क्यों ना रहना पड़े। हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो तब आ जाना, ये भी तो तेरा ही घर है। ममता जी ने कहा तो उनके पति महेश बाबू बोले, ममता, तुम अपनी बेटी को ये कैसी सीख दे रही हो। जानती हो ना, ऐसी हरकत करने से घर बसता नहीं बल्कि बिगड़ जाता है। सोचो, अगर तुम्हारी बहू भी कल को तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेगी तो तुम्हें कैसा लगेगा। आप तो रहने ही दीजिए जी। आपको क्या मालूम कि ससुराल में अपनी जगह मजबूत करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। मर्दों का क्या है, वो तो घर के बाहर रहते हैं, झेलना तो हम औरतों को ही पड़ता है। और अब कायदे से भी उस घर की मालकिन मेरी बेटी को ही तो बनना चाहिए, ना कि उस बूढ़ी सास को। ममता जी ने चिढ़कर कहा तो महेश बाबू मुस्कुराकर बोले, अपने दिल से जानो तो शायद तुम्हें भी अब सत्ता किसी और को सौंप देनी चाहिए, पर तुम हो कि कुर्सी छोड़ने को तैयार ही नहीं हो। इतना कहकर वो वहाँ से चले गए। इधर पूनम अपनी सास मोहिनी जी को कुछ दिन समय पर चाय नाश्ता देती रही। मोहिनी जी कम पढ़ी लिखी लेकिन शांत स्वभाव की महिला थी। उनके पति राम सिंह जी गांव के उच्च विद्यालय में प्रिंसिपल थे। अभी हफ्ते भर पहले ही तो उन्होंने अपने बेटे संजय की शादी की थी। संजय जब बहुत जिद करने लगा तो दोनों माता पिता उसके शादी के लिए शहर आ गए थे। बेटे के विवाह के बाद जब उन लोगों ने वापस गांव जाना चाहा तो संजय ने ये कहकर माँ को वहीं रोक लिया कि माँ, पूनम अभी नई नई आई है तो अभी उसे घर बसाने का नॉलेज नहीं है, इसलिए आप उसकी मदद करने के लिए यहीं रुक जाओ। मोहिनी जी भी बहू का सुख पाने के लिए बेटे के साथ रुक गई। कुछ दिन बाद संजय अपनी पत्नी पूनम से बोला, पूनम, ध्यान रखना, कल से मुझे ऑफिस जाना है। 2 हफ्ते बाद ऑफिस जा रहा हूँ तो लेट नहीं होना चाहिए। जल्दी से खाना लगा दो तो जल्दी से सो जाऊँगा ताकि सुबह जल्दी उठ सकूँ। तभी पूनम ने कहा, संजय, मुझे इतनी सुबह जागकर सब काम करने की आदत नहीं है। वहाँ मायके में तो मेरी माँ मुझे एक गिलास पानी तक के लिए भी उठने नहीं देती थी। और देखो, अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी है, इसलिए क्यों ना हम काम वाली बाई को ही बुला लें। 10-12 घंटे यहीं रहेगी और घर के सारे काम भी कर देगी। तो संजय ने कहा, तुम्हें पता है ना पूनम, वो कितने पैसे लेती है। अगर तुम्हें संभालना है तो तुम देख लो कैसे मैनेज करती हो। इतना कहकर संजय खाना खाकर सोने के लिए चला गया तो पूनम परेशानी वाला चेहरा अपनी सास मोहिनी जी को दिखाते हुए बोली, अब मैं क्या क्या करूं माँ जी, घर का इतना काम हो जाता है कि पति को वक्त ही नहीं दे पाती हूँ। और अभी अगर
पैसे नहीं बचाए तो आगे जाकर कितनी परेशानी होगी। अब मैं आखिर किससे मदद मांगूं। जूठे बर्तन उठाकर पूनम वहाँ से जाने को हुई तो मोहिनी जी बोली, बहू मैं हूं ना, तुम परेशान क्यों हो रही हो। जाओ तुम हाथ मुंह धोकर आराम करो, आज बर्तन मैं धो देती हूँ और सुबह रसोई में भी मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। ये सुनकर पूनम मोहिनी जी को गले लगाते हुए बोली, मम्मी जी आप कितनी अच्छी हैं, आपके रहते तो मुझे माँ की याद ही नहीं आती। तो मोहिनी जी बोली, अरे नहीं बहू, कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम जाओ। पूनम मुस्कुराती हुई अपने कमरे में चली गई। इधर मोहिनी जी जब रसोई में गई तो बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। बर्तन धोने और उन्हें समेटने में उन्हें 11 बज गई। अगले दिन पूनम मोहिनी जी से बोली, माँ जी इन्हें ऑफिस जाना है, आप टिफ़िन की तैयारी शुरू कर दीजिए, मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई तो मोहिनी जी भी अपने बेटे संजय के लिए टिफ़िन बनाने लगी। तभी संजय ने बाहर आकर पूछा कि माँ आप खाना क्यों बना रही हैं, पूनम कहाँ गई। तो मोहिनी जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, बहू की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए टिफ़िन मैं तैयार कर देती हूँ। अब तो ये रोज़ की बात हो गई थी। मोहिनी जी सारा खाना बनाती और पूनम परोस कर संजय के सामने रख देती तो संजय समझता कि खाना उसकी बीवी ने ही बनाया है। बस फिर क्या था। एक दिन पूनम अपनी आस पड़ोस की सहेलियों के साथ पार्लर गई और बाल कटवा कर आ गई। जैसे ही मोहिनी जी की नज़र पूनम पर पड़ी तो वो बोली, बहू ये क्या किया तूने, कितने सुंदर बाल थे, कटवा क्यों लिए। तो पूनम की सहेलियां बोली, क्या बात है पूनम, क्या तुम्हें हर चीज़ तुम्हारी सास से पूछकर करनी पड़ती है। इतना कहकर वो सब हंसने लगी। तो पूनम मोहिनी जी पर गुस्सा हो गई और बोली, आप होती कौन हैं मुझे ये सब पूछने वाली। अरे मेरी मर्जी है, मैं बाल कटवाऊँ या ना कटवाऊँ, तुम कौन होती हो मुझसे पूछने वाली। जाइए अब अंदर जाइए और सबके लिए चाय बनाइए, थोड़ी सी इज्जत क्या दे दी, आप तो मेरे सर पर बैठने की कोशिश करने लगी। यह सुनकर पूनम की सहेली बोली, अरे वाह पूनम, इस घर में तो तुम्हारा पूरा दबदबा है। तभी पूनम तड़ाक से बोली, अरे मेरा पति कमाता है तो मैं इस घर की मालकिन हूँ। इस बुढ़िया को तो मैंने इसलिए यहाँ रखा हुआ है ताकि काम वाली का खर्चा बच जाए और फ्री की सर्विस मिल जाए। पूनम की बात सुनकर सब सहेलियां हंसने लगी। सबके जाने के बाद मोहिनी जी पूनम से बोली, बहू तुमने मुझसे इस तरह से क्यों बात की, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो पूनम ने कहा, आपको भी तो समझना चाहिए कि किसके सामने क्या बोलना है, और घर में जब मेहमान आए हों तो आइंदा खाने पीने की चीज़ों को रखकर दोबारा सामने मत आना, आपको देखकर लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं। इतना कहकर पूनम पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। अगले दिन संजय और पूनम पार्टी में जा रहे थे। तभी अचानक पूनम ने कहा, ओहो संजय, अरे क्या हुआ डार्लिंग। संजय ने हैरानी से उसके ओर देखते हुए कहा। तो पूनम बोली, देखो ना संजय, मेरी सैंडल में कितनी मिट्टी लगी है। अब ये पहनकर अगर मैं आपके दोस्त के घर जाऊंगी तो वो क्या कहेंगे। अब क्या तैयार होकर मुझे इसे साफ करना पड़ेगा। तभी संजय ने कहा, ठहरो पूनम, तुम्हारे हाथ गंदे हो जाएंगे। अरे माँ सुनो, ज़रा आपकी बहू तैयार हो गई है तो ये सैंडल आप अच्छे से साफ कर दीजिए, हमें बाहर निकलना है, देर हो रही है। तो मोहिनी जी ने कहा, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, रुको मैं कपड़ा लेकर आती हूँ। अरे मम्मी जी, उसमें वक्त लग जाएगा, आप अपनी साड़ी के पल्लू से ही इसे साफ कर दीजिए, पूनम ने कहा। तो संजय भी बोला, हाँ माँ, जल्दी कर दो, लेट हो रहे हैं। ये सुनकर मोहिनी जी की आंखों की कोर गीली हो गई। सोचने लगी कि जिस पल्लू से कभी बेटे का मुंह पूछती थी, आज उसी से बहू की सैंडल साफ कर रही हूँ। तभी पूनम ने धीरे से कहा, मम्मी जी, अब आपने साफ कर ही दी हैं तो पहना भी दीजिए, मैं आपकी इतनी सेवा करती हूँ, आप अपनी बहू के लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या। तभी संजय मुस्कुराते हुए बोला,
मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम आ जाना। तो पूनम इतराते हुए बोली, मम्मी जी, हमारा खाना बाहर होगा, आप खाना मत बनाइए। दिन का खाना बचा है, वही खा लीजिएगा। और हाँ, कुछ कपड़े रखे हुए हैं, उन्हें आयरन कर दीजिएगा। इतना कहकर वो मटकते हुए बाहर निकल गई। अब तो आए दिन पूनम अपनी सहेलियों को घर बुलाती और मोहिनी जी से खाने पीने की चीज़ें बनवाती, और कहीं कुछ ऊंच नीच हो जाती तो सबके सामने उन्हें बेइज्जत करती थी। करीब 1 महीना ऐसे ही बीत गया। एक रोज़ मोहिनी जी को बहुत खांसी हो रही थी, तो संजय ने कहा, माँ, कम से कम खाना बनाते समय तो मत खांसा करो, वरना आप हमें भी बीमार कर दोगी। आप अगर बीमार पड़ गई तो कोई नुकसान नहीं होगा, पर अगर मैं बीमार पड़ गया तो मुझे ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ जाएगी, इसलिए तुम थोड़ा ध्यान रखा करो। तभी रचना भी वहाँ आ गई और बोली, कितनी बार कहा है संजय इनसे कि मुंह ढककर काम करें, पर ये मेरी एक भी नहीं सुनती है। मैं कुछ बोलती नहीं हूँ कि लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि बहू सास पर हुक्म कर रही है। तभी मोहिनी जी ने कहा, बेटा संजय, मुझे तुम गांव क्यों नहीं भेज देते? वहाँ तुम्हारे बाबूजी 1 महीने से अकेले खाना बना रहे हैं, मुझे उनकी देखभाल के लिए वहाँ रहना चाहिए। बहुत रह ली मैं तुम्हारे साथ, अब मेरा टिकट करवा दो। तभी संजय ने पूनम की तरफ देखा तो उसने कुछ इशारा किया। तभी संजय बोला, माँ, पापा का बहाना क्यों बनाती हो? अगर उन्हें दिक्कत होती तो वो खुद फ़ोन नहीं कर देते। अगले महीने पूनम का जन्मदिन है, उसके बाद आप चली जाना। इतना कहकर संजय वहाँ से चला गया। तो उसके जाते ही पूनम ने अपनी माँ ममता जी को फ़ोन करके अपनी सास के बारे में सारी खबर कर दी। तो ममता जी ने कहा, शाबाश बेटा, तुम्हें तो अब कुछ सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम तो अब उस घर की पूरी मालकिन बन चुकी हो। अपनी माँ के मुंह से ये सुनकर पूनम के पैर धरती पर नहीं टिक रहे थे। वो भी अपनी माँ को अपने जन्मदिन पर आने का न्योता देकर फ़ोन काट दिया। अगले दिन घर में कोई नहीं था। तभी घर के लैंडलाइन पर मोहिनी जी के पति राम सिंह जी का फ़ोन आया। कैसी हो मोहिनी, तुम तो मुझे भूल ही गई, यहाँ वापस आने का इरादा नहीं है क्या? तो मोहिनी जी दर्द भरी आवाज़ में बोली, नहीं जी, आपके बिना मैं एक एक दिन कैसे काट रही हूँ ये तो मैं ही जानती हूँ। मैंने संजय से वापसी की टिकट करवाने को भी कहा था, पर वो बोला कुछ दिन बाद बहू का जन्मदिन है, उसके बाद चली जाना, इसलिए आप ही यहाँ क्यों नहीं आ जाते, फिर मुझे यहाँ से ले चलना। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मोहिनी जी ने कहा, सुनो जी, मैं फ़ोन रखती हूँ, लगता है दरवाजे पर कोई आया है। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। लेकिन जैसे ही मोहिनी जी ने दरवाज़ा खोला तो उनकी बहू पूनम उन पर बरसते हुए बोली, इतनी देर क्यों लगा दी दरवाज़ा खोलने में? क्या कुछ खा रही थी या मेरी अलमारी खोल रही थी? बताइए तो। मोहिनी जी ने कहा, हे भगवान, बहू, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं भला तुम्हारी अलमारी क्यों खोलूँगी? और ये कोई वक्त है भला खाना खाने का? मैं तो इनसे बातें कर रही थी। ये सुनकर पूनम तुरंत बोल उठी, अच्छा, तो बुढ़ापे में रोमांटिक बातें हो रही थी, थोड़ी तो शर्म किया करो। चल छोड़ो ये सब, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे लिए एक कप चाय बनाकर लाइए। इतना कहकर पूनम अपने साथ लाई सारा सामान इधर उधर फैलाकर धम से सोफे पर बैठ गई। तभी कुछ देर बाद जब मोहिनी जी चाय लेकर आई तो पूनम ने कहा, ये सारा सामान मेरे कमरे में रख दीजिए, और हाँ, कुछ दिन बाद मेरे मम्मी पापा आने वाले हैं, तो आप अपना सारा सामान स्टोर रूम में शिफ्ट कर दीजिए। अगर उनके रहने का अच्छे से इंतज़ाम नहीं हुआ तो सोचिए, फिर आपके बेटे की ही बेइज्जती होगी ना। तभी मोहिनी जी हंसकर बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं बहू, मैं अपना सारा सामान वहीं रख लूँगी। इतना कहकर उन्होंने सारा सामान उठाकर बहू के कमरे में रख दिया और फिर अपना सामान लेकर स्टोर रूम में चली गई। पहले स्टोर रूम की साफ सफाई की, फिर एक कोने में अपनी चारपाई बिछा ली। कुछ दिन बाद पूनम की माँ ममता जी भी आ गई। अब तो दोनों माँ बेटी मिलकर मोहिनी जी पर हुक्म चलाने लगी। 2 दिन बाद पूनम के जन्मदिन की पार्टी थी, तो पार्टी वाले दिन
मोहिनी जी नौकरों के साथ मिलकर खाना बना रही थी। मेहमानों के सामने आने से उन्हें मना किया गया था। थोड़ी देर बाद पूनम की माँ ममता जी रसोई में आकर मोहिनी जी से बोली, क्या समधन जी, आपको ढंग का खाना भी नहीं बनाना आता क्या? तभी पूनम भी वहाँ आ गई और बोली, अरे मम्मी, अब गांव में तो रोटी छाछ ही खाते होंगे, तो उन्हें बाहर का खाना कैसे बनाना आएगा? इतना कहकर दोनों माँ बेटी हंसने लगी। तभी अचानक संजय अपने पिता को सामने देखकर बोला, अरे पापा आप? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ ने बताया था कि बहू का जन्मदिन है, तो मैं भी आशीर्वाद देने के लिए आ गया। राम सिंह जी की नज़रें अपनी धर्मपत्नी को ढूंढ रही थी, पर वो उन्हें कहीं दिख नहीं रही थी। बेटा संजय, तुम्हारी माँ कहाँ है? तो संजय ने कहा, बाबूजी, माँ यहीं कहीं रसोई में होगी। इतना कहकर संजय अपने दोस्तों में व्यस्त हो गया और राम सिंह जी अंदर आ गई। लेकिन जब वो रसोई के पास पहुँचे तो पूनम की माँ ममता जी मोहिनी जी से कह रही थी कि समधन जी, भूल से भी बाहर मेहमानों के सामने मत आ जाइएगा। लोग सोचेंगे मेरी बेटी एक काम वाली भी ढंग की नहीं रख सकती है। आपके कपड़ों से इतनी बदबू आ रही है, पता नहीं पूनम तुम इन्हें घर में बर्दाश्त कैसे कर रही हो। ये सुनकर मोहिनी जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और पूनम वहाँ खड़ी खड़ी हंस रही थी। इतने में पीछे से राम सिंह जी एक रोबदार आवाज़ में बोले, वो बदबू नहीं, अपने बच्चों के लिए की गई मेहनत की खुशबू है। पर आप लोग कहाँ समझेंगी? राम सिंह जी की आवाज़ सुनकर मोहिनी जी हैरानी से बाहर की ओर देखने लगी। अचानक ही उनकी आंखों में चमक आ गई। वो भागकर उनसे लिपट गई और बोली, आप आ गए, मुझे ले चलो यहाँ से, अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रह सकती। मोहिनी जी के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी राम सिंह जी ने कहा, मोहिनी, मेरे होते हुए तुम्हारी आंखों से आंसू बहे, ये मैं होने नहीं दूंगा। अपने ससुर को सामने देखकर पूनम के तो पसीने छूट रहे थे। तभी पूनम की माँ ममता जी बोली, देखो तो, शर्म लाज तो है नहीं, अपनी बहू के सामने ही अपने पति से लिपटी हुई है। मोहिनी जी खुद को अलग करने लगी तो राम सिंह जी बोले, क्यों आप अपनी बेटी के घर आकर रह सकती हैं और मेरी पत्नी मेरे सीने से लगकर अपना दुखड़ा भी नहीं रो सकती? सबकी आवाज़ बाहर तक आ रही थी। तभी संजय अंदर आया और बोला, ये क्या तमाशा लगा रखा है? मेहमान घर में आए हुए हैं और पूनम, जब माँ रसोई में है ही तो तुम मेहमानों को छोड़कर रसोई में क्या कर रही हो? और बाबूजी, आप औरतों के बीच में क्या कर रही हैं? जाइए उधर ससुर जी के साथ जाकर बैठिए। माँ, बाहर समोसे और पकोड़े कम हो गए हैं, जल्दी लेकर आओ। क्या ये सब भी मुझे बताना पड़ेगा? ये सुनकर पूनम मुस्कुराने लगी, पर उसे नहीं मालूम था कि उसकी मुस्कुराहट अब पल भर की है। जल्दी करो माँ, इतना बोलकर संजय जैसे ही वापस मुड़ा तो राम सिंह जी ने एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। बेशरम, अपनी बीवी के सामने अपनी माँ का अपमान करता है। क्या तू ये भी भूल गया कि ये तेरी माँ है, कोई रसोइया नहीं जो तू इस पर हुक्म चला रहा है? तमाचे की गूंज ने सबको हिला दिया था। हर कोई इस बारे में बात करने लगा। तभी राम सिंह जी बोले, खबरदार मोहिनी, अगर तुमने अब कुछ भी काम किया तो चलो अब और अपना सामान समेटो, हम रात की गाड़ी से ही वापस चलेंगे। इतना कहकर राम सिंह जी मोहिनी जी का हाथ पकड़कर रसोई से बाहर निकल गई। तभी संजय ने सबको हाथ जोड़कर वापस भेज दिया और खुद चुपचाप शांत होकर बैठ गया। तभी पूनम की माँ ममता जी बोली, हे भगवान, आज मेरी बेटी के लिए इतना बड़ा दिन था, उसे भी समधी जी ने बिगाड़ दिया। जवान बेटे पर भला कोई हाथ उठाता है क्या? गांव के लोगों की यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती है। शहर में आकर भी कुछ नहीं सीख पाते हैं। यह सुनकर ममता जी के पति महेश जी गुस्से से बोले, ममता, चुप हो जाओ, यह उनके घर का मामला है। अपना घर तो तुमसे संभलता नहीं और बेटी के घर के मामले में हस्तक्षेप कर रही हो। तभी राम सिंह जी ने कहा, भाई साहब, अब रोकने से क्या होगा? अगर आपने पहले ही इन्हें रोक लिया होता तो आज मेरी पत्नी की हालत ऐसी नहीं होती। कहते हुए राम सिंह जी ने अपने बेटे बहू की तरफ देखा और बोले,
तुम लोग लालच में इतने अंधे हो गए हो कि ये भी भूल गई कि ये तुम्हारी माँ है। और बहू तुमने 4 दिन मेरे सामने सास की सेवा कर दी, ये सोचकर कि तुम जिंदगी भर उससे अपनी सेवा करवाओगी। याद रखना, मेरी पत्नी किसी पर बोझ नहीं है और ना आगे होगी। मैं नहीं भी रहूँगा तो भी इसके जीवन यापन का इंतजाम मैं करके जाऊँगा, पर तुम जैसे बच्चों के भरोसे तो इसे अब कभी नहीं छोड़ूंगा। मोहिनी जी अपना छोटा सा बैग लेकर राम सिंह जी के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, गलती मेरी है जी, जो मैं इन बच्चों के जाल में फंस गई थी। नहीं ममता, तुम तो अपने बेटे का घर बसाने आई थी, पर तुम्हारे बेटे ने उसकी लाज नहीं रखी। चलो अब चलते हैं। और तुम संजय, अब से मेरी संपत्ति पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा। अच्छा हुआ मेरे जीते जी तुम लोगों की सच्चाई मेरे सामने आ गई, वरना मेरे जाने के बाद तो तुम इस भली औरत के साथ न जाने क्या क्या करते। इतना कहकर राम सिंह जी अपनी पत्नी को साथ लेकर वहाँ से निकल गई। तभी ममता जी बोली, हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। अरे दामाद जी और पूनम, जाओ तुम लोग जाकर उनके पैर पकड़ लो और उन्हें मना लो, कहीं सारी संपत्ति वो किसी को दान में ना दे दें। तभी संजय ने कहा, मैं अपने पापा को जानता हूँ, उनका निर्णय कोई नहीं बदल सकता। तभी ममता जी के मोबाइल पर उनकी बहू का फ़ोन आया तो ममता जी गुस्से से बोली, क्या है बहू, तुम्हें पता नहीं है क्या कि मैं अपनी बेटी के घर आई हूँ। तो उधर से उनकी बहू ने कहा, मम्मी जी, मुझे भी कोई शौक़ नहीं है आप माँ बेटी के मामले में पड़ने का, क्योंकि आप माँ बेटी किसी का घर तो बसा नहीं सकती। हाँ, उजाड़ ज़रूर सकती हैं। मैं बस आपको इतना बता रही हूँ कि आप लोगों का सामान मैंने बरामदे में रख दिया है और हम लोग 15 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं, तो अपना सामान लेकर आप लोग गांव चले जाइएगा। यहाँ लौटकर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। तभी महेश जी ने कहा, देख लिया ना ममता, जैसा बोओगी वैसा ही पाओगी। तुमने एक माँ का अपमान किया तो बदले में तुम्हें भी सज़ा तो मिलनी ही थी। चलो, मुझे तो गांव में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बस तुम कैसे रहोगी ये सोच लो। और पूनम, तुम अपनी घर गृहस्थी खुद नहीं संभाल सकती थी क्या, जो अपनी माँ के कहने पर चलती गई। और दामाद बाबू, ये तो पराई थी, पर आप तो अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे। आपको तो अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए थी ना, पर इतना भी आपसे ना हो पाया। अब हाथ मलते रहो। इतना कहकर महेश जी भी वहाँ से निकल गई तो संजय सर पकड़कर बैठ गया। अब उसके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचा था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।